हमें प्रोटेस्ट में ये ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी के टुवर्ड्स डेरोगेटरी रिमार्क्स नहीं दे रहे। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, वो एक इलेक्टेड पोजीशन पे है वहाँ पे, तो आपको ऑफ कोर्स उनके थ्रू डेरोगेटरी रिमार्क्स नहीं देने चाहिए। कि आपको अपनी आवाज़ आगे रखने के लिए हमेशा लाउडेस्ट नहीं होना पड़ता रूम में। आप वही बात आराम से, अच्छे से, सम्मान से बोल सकते हैं किसी को, और वही आपकी इक्वली इम्पैक्टफुल होगी। बस आपकी बात में सब्सटेंस होना चाहिए। उसके अलावा जो आफ्टर मैथ था उस चीज़ का पीएम ने भी, हमारे जो ऑनरेबल पीएम है, उन्होंने एड्रेस किया अपने यूथ को। वो एज अ लीडर उनकी तरफ से बहुत अच्छा इनिशिएटिव था। सो भी आपकी सिस्टर फोरेंसिक में है, क्रिमिनोलॉजी कर रही है, ट्विंस हैं आप दोनों, बट आपने इंजीनियरिंग क्यों चूज़ किया आपने? तो देखिए, इंजीनियरिंग चूज़ करने के बिहाइंड आई थिंक मेरी जो सबसे बिगेस्ट मोटिवेशन थी, जो मेरे को सबसे बड़ा पुश मिला, वो इंडियन गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव था जिसमें इसरो में पार्ट लेने का मेरे को बहुत अपॉर्चुनिटी मिली थी। ये मेरी क्लास 12th की ड्यूरिंग था, एट द एज ऑफ 15। और 750 गर्ल्स जो चाइल्ड थी वो ऑल ओवर इंडिया सेलेक्ट किया गया था। उसमें जो इनका आज़ादी सैट लॉन्च था श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में, वहाँ से इन्होंने सैटेलाइट लॉन्च किया था। उस टाइम पे इनिशियली चीज़ें ये भी डिसाइड करी गई थी कि वहाँ पे एट द प्रेजेंट इन पर्सन होना है, बट फॉर सम रीज़न वो चीज़ें वर्कआउट नहीं कर पाई। बट मेरे को ऐसा लगता है ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव था फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट। स्पेशली इसके पीछे मेन रीज़न था कि जो गर्ल चाइल्ड की एम्पावरमेंट है, क्योंकि गर्ल चाइल्ड को एज उनकी एजुकेशन को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है। बट ये बहुत अच्छी चीज़ थी और इसमें पार्ट लेने का मौका मिला, और इससे मेरे को कई सारी चीज़ें जैसे कि कोडिंग और जो भी इंजीनियरिंग साइड ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग और ये सारी चीज़ें सीखने का मौका मिला। एंड आई थिंक दैट वाज वन ऑफ माय बिगेस्ट मोटिवेशंस बिहाइंड चूजिंग व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। तो ये कहाँ आपने इंडिया में कहाँ से लड़कियाँ थी जो 750 थी, और कहाँ हुआ था ये सारा का सारा? तो ये इसरो का प्रोग्राम था जो कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। ये 750 गर्ल्स ऑल अक्रॉस इंडिया चूज़ किया गया था। ये सेलेक्टिव प्रोसेस था, ऐसा कोई रैंडम वो चीज़ नहीं थी। एंड इसके वजह से मैंने इंजीनियरिंग का, मुझे लगा कि मेरा इंटरेस्ट है इस चीज़ में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में ये सैटेलाइट लॉन्च हुआ था वहाँ से। तो ये चीज़। बुढ़े, क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं आप? क्या कहेंगे? आप यूके स्टडी कर रहे हैं, वहाँ जाके आपने अचीवमेंट भी की है, इलेक्शन जीते हैं आपने। जी, मेरा नाम एंजल अलावत है और ये मेरी ट्विन सिस्टर सोफ़ी अलावत है। हमने यूके में स्टडीज़ स्टार्ट करी थी यूनिवर्सिटी ऑफ सरे में एट द एज ऑफ 16। उसके बाद मैंने इलेक्शन कंटेस्ट करे थे यूनिवर्सिटी में, जो कि सोसाइटीज़ शेयर का था। 16,000 स्टूडेंट स्ट्रेंथ है हमारी यूनिवर्सिटी में अभी। उनको मैंने रिप्रेजेंट करा फॉर 1 ईयर। मैंने वहाँ जाते ही इलेक्शन कंटेस्ट करे थे और वहाँ पे कैंडिडेट्स में यूक्रेन से भी थे, ब्रिटेन के भी बच्चे थे। एंड मैं फॉर्चुनेट थी कि लोगों ने मेरे ऊपर ट्रस्ट करा और उनको ट्रस्ट करा कि मैं उनको रिप्रेजेंट कर सकूँ। एंड मैंने अपना पूरा टेन्योर 1 साल का फिर वहाँ पूरा करा। तो क्या आपने चुनाव कैसे जीता, किस पोस्ट के लिए था और किस किस कंट्रीज़ के बच्चों ने वहाँ पे इसमें कंटेस्ट किया था इलेक्शन? जी, तो मैंने सोसाइटीज़ चेयर के लिए पोजीशन के लिए था, जो कि यूनियन में एक पोजीशन होती है। हमारी सरे स्टूडेंट्स यूनियन अभी 5th रैंक में है यूके में, वन ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट यूनियन कहते हैं उसको। और मैंने इलेक्शन कंटेस्ट करा था कि मैं अपनी वॉइस, बच्चों की वॉइस को रिप्रेजेंट कर सकूं हायर एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन में। और फिर उसके बाद मैंने हमारा इलेक्शन का प्रोसीजर 1 हफ़्ते के लिए होता है, एंड देन मैंने कैंपेन करा, अपना मैनिफेस्टो बनाया और मैंने सोशल मीडिया का ज़्यादा यूज़ करा, क्योंकि आजकल देखेंगे हम यूथ सोशल मीडिया पे ज़्यादा है। एंड फिर उसके बाद इलेक्शन के लिए वोटिंग होती है और उसमें फिर मेरा बाई इलेक्शन की वोटिंग से मैं अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनी गई। तो उसमें कुछ ये होता है कितने अंतर से जीते वोटों से आप, या जी चॉइस क्या होता है? जी, सो मेरा 800 वोट्स का डिफरेंस रहा था। 800 वोटों से आप जीते। जी जी। कौन कौन से कंट्री के कैंडिडेट्स थे इसमें? तो इसमें यूक्रेन, ब्रिटेन, एशिया के कैंडिडेट्स थे और स्पेन के, चाइना वगैरह? चाइना के भी थे 1 कैंडिडेट। तो ये आपने कैसे किया? यहाँ से आप 12th करते ही वहाँ पे स्टडी क्या कर रहे हैं वहाँ पे? तो मैं वहाँ पे क्रिमिनोलॉजी और फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन की स्टडी कर रही हूँ। ये कैसे मन में आप यहाँ से इंडिया से जाते एकदम से इलेक्शन कंटेस्ट करना है? तो ऐसा था कि मेरे लिए तो ऑफ कोर्स एक न्यू कंट्री थी और मुझे वहाँ पे कोई नहीं जानता था। तो मेरे मन में यही था कि या तो मैं इलेक्शन जीत जाऊँगी, विच इज़ वेल एंड गुड, या फिर मेरे को लोग तो जान ही जाएंगे वहाँ पे। और फॉर्चुनेटली बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं इलेक्शन भी जीत गई और फिर उसके बाद मुझे ऐसा मौका मिला कि मैं आगे इलेक्शन कंटेस्ट करती रहूँ और लोगों को रिप्रेजेंट करती रहूँ। और उसके बाद मैंने कंटेस्ट करा इलेक्शन एंड देन जीता। क्या आप स्टूडेंट पॉलिटिक्स कर रहे हैं, स्टूडेंट के इश्यूज उठा रहे हैं जी। तो ये आप क्या कहें, इंडिया के अंदर भी बहुत बड़ा वीक प्रोटेस्ट हुआ है, हाँ जी। जनरेशन
जेड का जेनजीज को बोलते हैं जी। नीट के मामले को जी। लेकर, तो आप क्या कहेंगे, कैसे देखते हैं इस प्रोटेस्ट को, इसी मामले को? जी, तो ऑफ कोर्स प्रोटेस्ट करना एक डेमोक्रेटिक राइट होता है किसी भी सिटीज़न का कंट्री के। सिमिलरली हमें प्रोटेस्ट में ये ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी के टुवर्ड्स डेरोगेटरी रिमार्क्स नहीं दे रहे। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं, वो एक इलेक्टेड पोजीशन पे है वहाँ पे, तो आपको ऑफ कोर्स उनके थ्रू डेरोगेटरी रिमार्क्स नहीं देने चाहिए। अगर आपको अपनी बात आगे रखनी है तो आप पॉलिसीज़ के बारे में रखिए, आप न्यूज़ के बारे में रखिए, आप लॉज के बारे में रखिए, आप किसी को टुवर्ड्स टारगेट नहीं कर सकते। खासकर ये सवाल इसलिए है जी। एंजल आपसे, क्योंकि हमने इस प्रोटेस्ट में देखा लड़कियों ने बहुत डेरिवेटरी रिमार्क्स यूज़ किए हैं। जी, जी, जी। क्या एक मैसेज देंगे उनको, किस हद में रहना चाहिए या किस तरह जी। के बिहेव करना चाहिए? तो मैं यूथ को यही मैसेज देना चाहूँगी कि आपको अपनी आवाज़ आगे रखने के लिए हमेशा लाउडेस्ट नहीं होना पड़ता रूम में। आप वही बात आराम से, अच्छे से, सम्मान से बोल सकते हैं किसी को, और वही आपकी इक्वली इम्पैक्टफुल होगी। बस आपकी बात में सब्सटेंस होना चाहिए, ना कि आपकी बात में ऐसे रिमार्क्स होने चाहिए जिससे आपके ही ऊपर कंट्रोवर्सी एरप्ट हो। आगे क्या, अच्छा पॉलिटिक्स, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में आपको जी। इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? परिवार ने मनाने की आपको कि भाई चुनाव नहीं लड़ना यूके जाके? किस एज में आपने चुनाव लड़ा आपने? तो मैंने 16 साल की उम्र में चुनाव लड़ा जीत था। भी गए हाँ आप। जी। तो और क्या कहीं मना नहीं किया किसी ने? तो कि- फैमिली थोड़ा तो हेजिटेंट थी कि आप नई कंट्री में जा रहे हैं, आप इलेक्शंस और पॉलिटिक्स में ना जाइए। और लेकिन मेरी इंस्पिरेशन मेरी फैमिली ही थी। मेरे ताऊ जी हैं जो चेयरमैन रह चुके हैं बार कौंसिल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के, एंड देन मेरे फादर भी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व रहे हैं। तो मेरा शुरू से यही था कि अगर मुझे लोग ट्रस्ट करेंगे तो वाई नॉट, आई रिप्रेजेंट देम। तो आगे क्या ड्रीम है, क्या आपका विजन है आगे स्टडी के बाद? जी, तो मेरा यही विज़न है कि मैं पॉलिसी और गवर्नेंस में जाऊँ आगे। मेरे लिए एक ऑर्गेनाइजेशन कोई महत्व नहीं रखती। मेरे लिए मेन यही है कि अगर मेरी कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी जिससे मेरी वैल्यूज़ अलाइन करेंगी, तो मैं बहुत हैप्पीली उसमें काम करूँगी, एंड देन वर्क टुवर्ड्स बेटरमेंट ऑफ यूथ स्पेशली, क्योंकि मुझे लगता है कि यूथ की रिप्रेजेंटेशन अभी भी कम है, स्पेशली इंडियन पॉलिटिक्स में। सोफिया, आप दोनों बहनें हैं, हाँ यूके जी। में स्टडी कर रही हैं, कौन सी क्लास में स्टडी कर रही हैं आप? हम यहाँ से दोनों क्लास 12th करके एट द एज ऑफ 15 हमने अपनी हाई स्कूल एजुकेशन कंप्लीट कर ली थी, एंड देन बाय द एज ऑफ 16 हम यूके चले गए थे। अभी हम दोनों यूनिवर्सिटी ऑफ सरे में यूके में है, जो कि वहाँ पे अंडर ग्रेड कोर्सेज कर रहे हैं। तो मैं, आपकी सिस्टर ने वहाँ पे कंटेस्ट किया इलेक्शन वहाँ पे, तो आपने मना नहीं किया इनको, या आपने सपोर्ट किया किस तरीके से? नहीं, इन्होंने ये जब मेरे पास आई बताने कि भई ऐसे ऐसे हमारी यूनिवर्सिटी में चेयर का अपॉर्चुनिटी है, एंड मेरा स्टार्टिंग से यही था कि आपको जो भी करना है फुल सपोर्ट है, जितना मेरे से हो पाएगा, जिस विच एवर वे जो मैं आपके लिए कैंपेन कर पाऊँगी, या फिर जो मेरे को अपने कोर्समेट्स को कहना है, या वो सारा उस चीज़ में पूरा सपोर्ट था। पेरेंट्स, हम बहुत फॉर्चुनेट रहे कि फैमिली ने इन अ वे काफ़ी सपोर्ट किया। शुरू में जैसा मेंशन किया बहुत हेजिटेंट थे, ग्रैंड पेरेंट्स को भी थोड़ा सा लगा कि लाइक पॉलिटिक्स, एंड देन क्योंकि हम जब स्टार्टिंग में गए थे यूके, तो इतना लोग नहीं जानते थे, बट फिर उसके बाद इलेक्शन किया भी, लड़े भी और जीते भी, और पहचान तो फिर वो अपने आप बनी जाती है। तो वो चीज़ बहुत अच्छी रही, एंड बाय गॉड्स ग्रेस सारी चीज़ें वर्कड आउट कर गई थी। तो आप क्या स्टडी कर रहे हैं वहाँ पे, और क्या विजन है आपके? मैं एरोस्पेस इंजीनियरिंग कर रही हूँ। मेन रीज़न मेरा इस कोर्स को चूज़ करने के पीछे यही था कि मेरा स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा प्लेन्स में इंटरेस्ट रहा है। आई हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड विद एरोप्लेन्स और ये सारी चीज़ें, और मेरा आगे का यही है कि अभी मेरा नेक्स्ट ईयर प्लेसमेंट ईयर होगा, तो होपफुली आई विल ट्राई एंड फाइंड अ डिसेंट प्लेसमेंट इन यूके, और कोई भी अच्छी कंपनी में मैं अपने आप को अगले कुछ सालों में मैन्युफैक्चरिंग साइड ऑफ दिस इंडस्ट्री में काम करते देखती हूँ। तो होपफुली अगर सारी चीज़ें ठीक रहती हैं तो फिर प्रोबेबली विद सम कंपनी लाइक रोल्स रॉयस। तो इसमें क्या कहेंगे आप कि जो ये प्रोटेस्ट हुआ सीजेपी वाला इंडिया हाँ के जी। अंदर, आपने वहाँ की पॉलिटिक्स भी देखी है हाँ जी। और यहाँ की पॉलिटिक्स भी आप लोग देख रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ये जो इस तरह की चीज़ें हुई, सरकार झुकी, स्टूडेंट्स की बातें मानी, और यहाँ के जो एजुकेशन मिनिस्टर थे उन्होंने रिज़ाइन भी किया, हाँ जी। तो इस पर क्या आप सोचते हैं, क्या देखते हैं इस चीज़ें? क्योंकि ये सवाल आपसे इसलिए है कि आपकी जनरेशन ने ही पूरा एजुकेशन लीड किया है ये, और बहुत बड़े लेवल पर शायद इंडिया में इस तरह का बिगेस्ट एजुकेशन देखने को मिला है। नहीं, ये आपकी बिल्कुल सही बात है, और मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत सालों बाद इतने बड़े लेवल पे, एंड स्पेशली क्योंकि स्टूडेंट लेड प्रोटेस्ट था, ये एक इनिशिएटिव भी था और एक चेंज की डिमांड के लिए था। मेरा ओवरऑल ओपिनियन और टेक इस प्रोटेस्ट पे ये था कि जो भी रिज़ाइन हुआ,
गवर्नमेंट को मैं इस बात पे बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हूँ कि उन्होंने अपने यूथ की डिमांड्स को सुना, उन्होंने ये चीज़ इस पे एक्ट भी किया बाद में कि उनके स्टूडेंट्स क्या मांग रहे हैं, क्या चाह रहे हैं, एंड देन उस हिसाब से रेजिग्नेशन हुआ। तो ये चीज़ अच्छी हुई, बट बहुत अनफॉर्चुनेट चीज़ें भी थी कि जैसे स्टूडेंट्स ने सुसाइड किया, वो सारी चीज़ें वो नहीं होनी चाहिए थी। बट उसके अलावा जो आफ्टर मैथ था उस चीज़ का पीएम ने भी, हमारे जो ऑनरेबल पीएम है, उन्होंने एड्रेस किया अपने यूथ को। वो एज अ लीडर उनकी तरफ से बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, क्योंकि एट द टाइम ऑफ जब इतनी कन्फ्यूजन हो, इतनी फ्रस्ट्रेशन हो, आई थिंक एक लीडर को जो करना चाहिए वो उन्होंने अपनी राइटफुल ड्यूटी करी थी। कैसे देखते हैं इतने बड़े एक एज गैप भी है, प्राइम मिनिस्टर ने खुद आके रात को लाइव आए और बोला फ्रेंड्स जैन जी से जुड़ने की कोशिश की, बट जो जिस तरह की लैंग्वेज यूज़ हुई ये भी एक सवाल एक सिविल सोसाइटी में हर कोई कर रहा है, हर जो जिम्मेदार नागरिक है कि इस तरह की जो भाषा है वो यूज़ नहीं होनी चाहिए। और प्राइम मिनिस्टर जो जैन जी से जुड़ना चाह रहे हैं उसको आप कैसे देखते हैं? मैं इस बात पे कम्प्लीटली आपसे एग्री करती हूँ कि बहुत सारी जगह थी जब लैंग्वेज बहुत अप्रोप्रिएट नहीं थी, और जो चीज़ हुई उसको थोड़ा सा कंट्रोल में रखा जा सकता था। एंड आई फील कि किसी भी तरफ आप एक जब एड्रेस कर रहे हैं, आप उस चेयर को एड्रेस नहीं कर रहे हैं, आप उस पर्सन और आप उस पोस्ट को भी एड्रेस कर रहे होते हैं, तो यू हैव टू बी माइंडफुल कि आप अपनी लैंग्वेज, आप अपनी चीज़ें किस हिसाब से कर रहे हैं। बिकॉज इन एनी केस आपको एज अ सिटीज़न, एज द यूथ और एज स्टूडेंट्स, यू हैव टू बी रिस्पेक्टफुल टूवर्ड्स द गवर्नमेंट। और ये चीज़ अच्छी थी हमारे प्राइम मिनिस्टर की तरफ से, उन्होंने जो इनिशिएटिव भी लिया कि उन्होंने अपने यूथ को एड्रेस किया, स्टूडेंट से बात करने की कोशिश करी, तो ये अच्छा था। एंड उनका जो बोलने का तरीका था, लाइक आपने जैसे मेंशन किया फ्रेंड्स एंड वो सब करके, आई थिंक ये चीज़ कि आप जैसे यूथ जिस लैंग्वेज को बेटर समझता है आप उसमें उनसे बात करें तो वो एक फ्रेंडलीनेस भी आती है, एंड ये एक रीअश्योरेंस मिलती है कि गवर्नमेंट आपके साथ है एंड आपकी नीड्स को सुन रही है।